नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो पाकिस्तान में दहशत इस कदर है कि कराची में ब्लैकआउट हुआ और पूरी रात खौफ में कराची सोया नहीं। और इसके पीछे भी बड़ी वजह है और इसी वजह पर चर्चा के लिए हमारे साथ है राजनीतिक विशेषज्ञ पवन त्यागी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, जो इसकी बड़ी वजह है, जैसे कि हमने देखा बालाकोट हुआ, उससे पहले भी हमारे जवान शहीद हुए थे आतंकी हमले में, और हंदवाड़ा में अभी ही हमारे जवान शहीद हुए आतंकी हमले में, और आतंकियों को मारकर हमने बदला तो ले लिया, लेकिन पाकिस्तान अभी भी डरा हुआ है कि कहीं भारत बालाकोट 2 ना कर दे। तो इसी वजह से कल पूरी रात पाकिस्तान में खौफ रहा है। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये खौफ अच्छा है जी, और ये रहना चाहिए जी, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि वो आतंकवादियों को पालता है। जी, भारत हमेशा जब भी कोई घटना यहाँ भारत में घटी है उसके सबूत यूएन में पेश करता रहा है, हर प्लेटफॉर्म पे उसको बेनकाब करता रहा है, लेकिन पाकिस्तान है कि मानता नहीं और वो हर प्लेटफॉर्म पे झूठ बोलता रहा और हमेशा कश्मीर का राग अलापता रहा कि हम तो कश्मीरियों के हित में लड़ाई कर रहे हैं, उनके हित में बोल रहे हैं, हमारे देश में कोई आतंकवादियों को पनाह नहीं दी जा रही है। और दिखाने की कोशिश उसने दुनिया को ये भी की कि हम आतंकवादियों पे कार्रवाई भी करते हैं। लेकिन बालाकोट ने उसको ऐसा नंगा किया कि बालाकोट होने के बाद ना वो ये कह सका कि मेरे यहाँ जो बम गिरे उसमें आतंकवादी मरे, क्योंकि अगर ऐसा कहता है तो ये सिद्ध होता है कि आतंकवादी तुम्हारी जमीन पर पल रहे हैं। और वो ये भी नहीं कह सका कि यह घटना नहीं हुई है, कि यहां सैनिक नहीं आए, लेकिन इसको प्रतिक्रिया देने में ही कई घंटे लग गए कि मैं क्या बोलूं, और उसके बाद सलाह होते होते उसने बाद में इस बात को स्वीकार किया। तो मजबूरी थी, भारत ने पाकिस्तान में घुसकर मारा। और अब जब भी कभी कोई हरकत वहां से होती है, कोई आतंकवादी घटना होती है, तो पूरा पाकिस्तान दहशत में होता है कि अब भारत के सैनिक बदला लेंगे और घुसकर मार ना दें। घटना यह है कि पाकिस्तान में पाकिस्तान की वायुसेना युद्ध अभ्यास कर रही थी, क्योंकि बालाकोट के समय रात में उनके फाइटर प्लेन उड़ान नहीं भर पाए थे, और इसलिए उनको लगा कि अब भी जो घटना हो रही है, और जैसे कि पीओके खाली कराने के लिए भारत ने उनको एक अनौपचारिक नोटिस दिया है कि हमारे सरकार ने तय किया है और कहा अमित शाह जी ने संसद में कि पीओके आपको खाली करना पड़ेगा, वो भारत का अभिन्न अंग है। तब से ये परेशान है कि कहीं किसी दिन इसी तरह का कोई हमला ना हो जाए जैसा कि एयर स्ट्राइक हुई थी। और इसलिए तब भी ये बॉर्डर पे इनके सैनिक तैनात थे, लेकिन हमारे सैनिक बाई एयर जाके और स्ट्राइक करके वापस आ गए। तो अब की बार इन्हें लगा कि कहीं ऐसा ना हो जाए, तो कुछ इनके फाइटर प्लेन कराची के ऊपर उड़ान भरते हुए अपनी युद्ध अभ्यास को कर रहे थे। उसका उन्होंने नोटिस भी दिया हुआ था और उसके बावजूद ये कर रहे थे, लेकिन वहां ब्लैकआउट कर दिया गया ये जानकर कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि भारत की तरफ से फाइटर प्लेन आ गए हों। इसका मतलब ये जताता है कि अगर कोई भी वो इस समय हवाई फाइटर प्लेन की आवाज सुनते हैं तो उनको शायद सपने में भी ये लगता है कि भारत के सैनिक आ गए। और इतनी दहशत पाकिस्तान में अगर कराची में है तो पूरे पाकिस्तान का क्या हाल होगा। और ये जो भय है ये भारत की सेना के पराक्रम के कारण है, क्योंकि आज देखिए उनके पीछे कौन है, वो किसके ऊपर कूदता है। अगर वो आतंकवादियों को पाल रहा है या वो भारत के बॉर्डर पे जो भी सीज फायर का उल्लंघन करता है, उसको लगता है हमारे पीछे चाइना खड़ा है, चाइना से ही वो सारे हथियार लाता है, फाइटर प्लेन भी वहीं से लाएगा। और आज जब उसको लग रहा है कि चाइना भी भारत की सेना के सामने पीछे हट रहा है, वो जो आंखें दिखाने वाला चाइना था आज वो समझौते के मूड में आ गया है। आज वो भारत से आर्थिक उन्नति करने की बातें कर रहा है। आज वो भारत से, चाइना जो दुनिया में दादागिरी कर रहा था, आज भारत से कहता है कि हम बॉर्डर के मुद्दे को, टेंशन को बैठ के सुलझाएंगे। तो उसे लग रहा है कि जो हमारा आका था चीन, आज वही भारत के सामने नहीं खड़ा हो सका, और वो अपने पॉइंट जो घुसने की कोशिश जहां से उसने की थी चीन के सैनिकों ने, लद्दाख के जिन एरियो से, उनको छोड़कर आज वो वापस जा रहे हैं। तो भाई पाकिस्तान की क्या हिम्मत है कि वो, क्या उसकी औकात रह गई। और इसलिए उसे अपनी औकात पता लग गई कि अब खैर नहीं है, और इसलिए उसे सपने में भी शायद भारत के सैनिक दिखते हैं। ये भारत के सैनिकों का, और मैं ये कहूंगा इसके पीछे मोदी जी की कूटनीतिक
राजनीतिक और इच्छा शक्ति और एकता का ये कारण है मोदी जी की नीति जिस तरह सफल हुई है कि दुनिया के अनेक देश आज भारत के साथ मिलकर के खड़े हुए हैं। पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया है। पाकिस्तान की एक भी बात सुनी नहीं गई। धारा 370 जब हटाई थी, पाकिस्तान ने कोशिश की कि उस कहीं प्लेटफॉर्म पे जाकर उसको कोई जगह मिल जाए, लेकिन पाकिस्तान को कोई जगह मिली नहीं। और सभी देशों ने एक मत से यही कहा, एक दो देश को छोड़कर, कि ये भारत का अंदरूनी मामला है और ये इनका पेंडिंग पड़ा था, इन्होंने आज एक्शन ले लिया, हम इस बीच में कोई नहीं पड़ेगा। तो इससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ है कि उसकी जो चाल थी वो नाकाम हुई, तो कश्मीर पर उसकी कहीं चली नहीं। और आज आतंकवादी जो भी भेजता है, भेजता बाद में है, यहां सेना अलर्ट पहले रहती है। चुन चुन के एक एक कमांडर लेवल के आतंकवादी उसके मारे जा रहे हैं। आतंकवादियों में भी दहशत है और आतंकवादी भी आज ये कहते हैं कि भारत की सेना का पलड़ा भारी है। जो उनके आका हैं पाकिस्तान में बैठे हुए, वो कहते हैं कि आज भारत की सेना का पलड़ा भारी है। ऐसे स्टेटमेंट आए, इसका मतलब यह है कि आतंकवादियों में भी दहशत है और पाकिस्तान की सेना में भी दहशत है, वहां की सरकार में भी दहशत है। और जैसा ये ब्लैकआउट की घोषणा हुई है, ब्लैकआउट कर दिया, पूरी रात पाकिस्तान के नागरिक, वो कराची के नागरिक दहशत में रहे। इससे यह भी लगता है कि पाकिस्तान का एक एक नागरिक भी दहशत में है और यह भारत के लिए अच्छी खबर है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। पाकिस्तान ही युद्धाभ्यास कर रहा था जिसमें उसने चाइनीज के JF-17, F-16 और मिराज 3 जैसे लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल कर रहा था। और रात के समय हुए बालाकोट एयर स्ट्राइक जैसे हमले को रोकने के लिए पाकिस्तान ड्रिल कर रहा है, क्योंकि हमने देखा था जिस तरीके से हमने बालाकोट किया था और उस वक्त पाकिस्तान के विमान अंधेरे की वजह से उड़ान भी नहीं भर पाए थे। तो उसके बाद उनकी बहुत ही किरकिरी हुई थी और पूरे विश्व में एक तो वो आतंकवाद पर पूरी तरीके से बेनकाब हुए थे और दूसरी तरफ वो हंसी के पात्र बने थे, क्योंकि उनकी जो सेना है वो उस वक्त ये बोलकर कह रही थी कि हम आपकी सुरक्षा के लिए तैनात हैं, आप आराम से सोइए। और उसके बाद इंडिया ने एयर स्ट्राइक कर दिया और उनको पता भी नहीं चला। और जिसके बाद जिस तरीके से उनको लताड़ा जा रहा था, जिस तरीके से उनकी किरकिरी हो रही थी, इसी वजह से अब पाकिस्तान चौकन्ना है। लेकिन पाकिस्तान ये चौकन्ने की जो उसकी बात है, देखते हैं आखिर कब तक, क्योंकि जिस तरीके से हमने आतंकवादियों को मारा है, इससे ये साफ हो जा रहा है कि वो हैं तो पाकिस्तान के ही, चाहे वो सीमा के इस पार घुसपैठी बन के आए या हम उनके घर में जाकर मारते हैं, बात दोनों एक ही है। और इसी भारतीय सेना की तारीफ अब चाइना की मिलिट्री एक्सपर्ट भी कर रही है। उनका कहना है कि जिस तरीके से जो सेना भारत के पास है वो विश्व में किसी के पास नहीं है, यहां तक कि अमेरिका और रूस के पास भी नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे सर? ये बात बिल्कुल ठीक है कि भारत का जो सैनिक है, जब वो मिलिट्री में जाने की तैयारी कर रहा होता है, गांव-गांव में हमने देखा है कि युवा जब तैयारी करते हैं कि मुझे आर्मी ज्वाइन करनी है, तो अगर उनका इंटरव्यू किया जाए और पूछा जाए एक एक बच्चे से कि आप क्यों जाना चाहते हो आर्मी में, एक ही बात कहेंगे कि हम भारत माता की सेवा करना चाहते हैं। भारत माता कहेंगे, देश कहेंगे, वो इस भूमि को, भारत का ये कल्चर है, ये हमारे रगों में है, ये हमारे DNA में है कि हम इसको भूमि का एक टुकड़ा नहीं मानते कि जमीन का एक टुकड़ा है। हम इसको जीता जागता जागृत मां मानते हैं और मां मानकर जैसे बच्चे की सेवा करने के लिए तत्पर होता है, वो उसके प्रति भावनात्मक रूप से जुड़ा होता है। उसके लिए आन बान शान के लिए, मां की शान के लिए वो जान भी न्यौछावर करने में खुशी खुशी से वो प्राण अपने मां के ऊपर लगा देता है। और इसी भावना से ओत प्रोत भारत का एक एक सैनिक है। ये जो जज्बा है ये केवल भारत के सैनिक में मिलता है कि वो सैलरी के लिए आर्मी ज्वाइन नहीं करता। सैलरी तो अन्य डिपार्टमेंटों में और मोटी मोटी मिलती है। जो CDS पास करके जाते हैं, जो NDA पास करके जाते हैं, वो जो बच्चे हैं वो जिस एग्जाम को पास करते हैं, बहुत टफ एग्जाम है, वही बच्चे अगर कहीं प्राइवेट में जॉब कर रहे होते तो शायद उनको लाखों का पैकेज मिलता। यहां उनको एक लिमिटेड सैलरी और लिमिटेड इंक्रीमेंट मिलता है, उसके बाद भी जान का जोखिम रहता है। फिर भी जो बच्चे CDS और NDA में जाते हैं, फिर भी जो सिपाही बनते हैं वहां जाकर, वो सैलरी के लिए नहीं जाते, वो देश की सेवा के लिए जाते हैं। और ये जज्बा कि देश के लिए मर मिटने की कसम जब वो खाते हैं, तो ये जज्बा दुनिया की किसी सेना में नहीं दिखाई देता। और इसीलिए चाइना के जो एक्सपर्ट का बयान आया है, चाइना में तो जबरदस्ती लोगों को कंपलसरी है कि उनको नौकरी करनी है।
तो इसलिए वो अनमने मन से एक पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि वहां की वो पार्टी है लिबरेशन फ्रंट और उसके लिए वो काम कर रहे हैं, वो कंपलसरी है उनका। तो वहां कोई ऐसी भावना नहीं है। और भारत का एक एक सैनिक, जिस तरह से आप देखिए कि अभिनंदन का किस्सा आता है कि किस तरह से वो गया, तो अब भारत की कोई भी बात उसने लीक नहीं करी और उसके चेहरे पर जो मुस्कुराहट थी अभिनंदन के, वो हमने वीडियोस देखे हैं कि कहीं भी आदमी लग रहा है कि दुश्मनों में घिरा हुआ हूं, किसी भी पल कुछ भी हो सकता है, लेकिन कहीं भी मौत का सिकंद तक एक भी नहीं था। ये हमारे सैनिकों का जज्बा है, ये मातृभूमि के लिए त्याग है और ये भारत में मिलता है। और इसलिए दुनिया में अगर तारीफ होती है भारत सैनिक की, वो इसीलिए होती है। लड़ाइयां हथियारों से नहीं लड़ी जाती, लड़ाइयां हमेशा जज्बे से लड़ी जाती है, लड़ाइयां हौसले से लड़ी जाती है और वो हौसला भारतीय सैनिकों के अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। इसीलिए दुनिया में भारत की सेना का डंका है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। मॉडर्न वेपनरी मैगजीन के सीनियर एडिटर झुआंग ने एक आर्टिकल में लिखा है, उन्होंने कहा इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी और अनुभवी पहाड़ी और पठारी सेना ना अमेरिका के पास है, ना ही रूस के पास है और ना ही किसी यूरोपीय देश के पास है, लेकिन भारत के पास है। तो जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि गौर करने वाली बात है कि भारत में पहाड़ी टुकड़ियों को चीन की सीमा को ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है, खासकर तिब्बत के पास। ऐसा शायद पहली बार है कि चीन के मिलिट्री एक्सपर्ट ने सेना की ताकत और रणनीति की अहमियत की तारीफ की है, क्योंकि जिस तरीके से सीमा पर विवाद चल रहा था उसके बाद चाइना अब अपने घुटनों पर आ गया है और पीछे जा रहा है, उल्टे पांव वो पीछे जा रहा है। दूसरी तरफ वो कह रहा है कि हम बातचीत से मामला सुलझा लेंगे। तो ये देखना होगा जो हमारी सेना है उसकी ताकत क्या है। और आज भारत एक महाशक्ति है, उससे टकराने की हिम्मत कोई नहीं करेगा। ये नेहरू का भारत नहीं है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत है। ये आपको तोहफा नहीं देगा। अगर आप इसे आंख दिखाते हैं तो ये आंख में आंख डालकर उसी अंदाज में आपको जवाब देगा। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।